Hello everyone and welcome to Sleepy Classes in another lecture of your daily आंसर राइटिंग। इसके अंदर जो है हमारे हर ट्यूसडे जैसे कि आपको पता होगा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का एक आंसर जो है डिस्कस किया जाएगा। नाउ आज वेरी इंपॉर्टेंटली बिफोर वी मूव ऑन टूवर्ड्स टुडेज क्वेश्चन एंड उसका मॉडल आंसर एंड उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, वेरी क्विकली टू लेट यू नो कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के ऑप्शनल का बैच 4 जो है लॉन्च हो गया है। राइट, इसकी एनरोलमेंट जो है 1 जुलाई ऑनवर्ड्स स्टार्ट कर दी गई हैं। राइट, 1 जुलाई से जो है these will go on till the 31st of July. Very importantly, often बच्चों को confusion होती है कि इस कोर्स में क्या क्या included है। तो inclusions में क्या क्या है, सबसे पहले तो हमारे बहुत ही डिटेल्ड कंटेंट लेक्चर्स, ठीक है, विद ओवर 500 आवर्स ऑफ लेक्चर जहाँ पे एक एक एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस डिस्कस किया गया है आपके साथ। तो कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं है कि हम बोलते कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम छोड़ रहे हैं। नहीं, दैट इज़ नॉट आवर टेंडेंसी। एनी टॉपिक एंड सब टॉपिक जो कि आप देख सकते हैं सिलेबस के अंदर, दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द लेक्चर्स विद अपडेट्स, क्या हो रहा है, what are the things that you need to concentrate on। प्लस इसके अलावा कई ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि मेन से पहले इंपॉर्टेंट होता है। तो मेन से पहले भी जो है हम कुछ लेक्चर्स आपको देंगे जो कि अपडेट लेक्चर्स होंगे कि मेन से पहले आप ये कुछ टॉपिक्स कर जाइए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। राइट, इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली हम आपको दे रहे हैं साथ ही में वीकली आंसर राइटिंग। राइट, वी हैव रियलाइज कि बच्चों के साथ क्या होता है कि कंटेंट वो पढ़ लेते हैं। राइट, क्योंकि हमारी जो वीडियोस हैं यू कैन वॉच देम एनी टाइम एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आपने वीडियोस जो है 3 दिन में देखनी और उसके बाद ही एक्सपायर हो जाएंगी। नहीं, यू कैन वॉच देम एनी नंबर ऑफ टाइम्स। द थिंग दैट इज मिसिंग इज अप्लाइंग दोज आइडियाज, अप्लाइंग दैट कंटेंट एंड एक स्ट्रक्चर्ड आंसर बनाना। तो वो स्ट्रक्चर एनेबलिंग के लिए आपने किस तरह से एक अच्छा आंसर लिखना है, हम वीकली आंसर राइटिंग भी जो है इस कोर्स में प्रोवाइड करते हैं। तो एवरी सैटरडे क्या होगा, एवरी सैटरडे आपको 2 पहले एंड उसके बाद 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसके आपने आंसर्स लिखने हैं विद इन द नेक्स्ट वीक एंड वो सबमिट करने हैं। आपके पास ऑप्शन है, या तो आप विद इवैल्यूएशन बैच ले सकते हैं जिसको हम चेक करके आपके आंसर्स वापस भेजेंगे, या विदाउट इवैल्यूएशन बैच ले सकते हैं जिसको जो है जिसके अंदर आपको मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सोल्यूशंस अवेलेबल होंगे। तो मॉडल आंसर प्लस वीडियो सोल्यूशंस भी जो हैं, मॉडल आंसर्स प्लस वीडियो सोल्यूशंस भी जो हैं ये अवेलेबल होंगे। इसके अलावा वी विल ऑल्सो हैव हाफ लेंथ टेस्ट्स। जैसे ही आपका एक पार्ट ऑफ द पेपर खत्म हो जाता है, तो पेपर 1 जैसे कि पार्ट ए एंड पार्ट बी में डिवाइडेड है, तो पार्ट ए ऑफ पेपर 1 जैसे ही खत्म होता है वी विल हैव अ हाफ लेंथ टेस्ट। व्हेन पार्ट बी गेट्स डन अनदर हाफ लेंथ टेस्ट। सो 4 हाफ लेंथ टेस्ट होंगे यहाँ पे, प्लस 2 फुल लेंथ टेस्ट आफ्टर द इंटायर सिलेबस गेट्स डन। वेरी इंपॉर्टेंटली इसके अलावा वी ऑल्सो विल बी प्रोवाइडिंग मेंटरशिप। राइट, तो आपका एक टेलीग्राम ग्रुप होगा with the admin team as well as the faculty, that is me, right। and हम जो है आपको डाउट्स अगर आपके कोई आते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर्स, या आपको कुछ और जनरल प्रिपरेशन की एडवाइस चाहिए, राइट, पीयर टू पीयर इंटरेक्शन के लिए डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप जो है ये बनाया जाएगा आपके लिए। राइट, जो आपकी क्लासेस हैं दे विल कम एवरी ऑल्टरनेटिव डे, दैट इज मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ठीक है, ताकि आप जो अगला दिन है ट्यूसडे एंड थर्सडे उसको भी यूटिलाइज कर सके इन रीडिंग मटेरियल एंड सो ऑन सो फोर्थ। प्लस सैटरडे को जो है आपकी आंसर राइटिंग की क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाएंगे। Right, a little about me, I will be teaching you, right। I am a mains expert for political science and international relations, having scored very well in that over the years। साथ ही में I have also completed my masters from JNU। I was a rank 1 in their political science का entrance test to the Center of Political Studies। I am a JRF Junior Research Fellow holder and a PhD research scholar। and हम जो है आपके लिए डेडिकेटेडली ऐसा कंटेंट लेके आए हैं which will enable you to crack
the UPSC by scoring very very good marks in the PSIR optional, right? साथ ही में क्योंकि PSIR optional अब इतना competitive हो गया, आप देख रहे हैं कितने मार्क्स आ रहे हैं इस कंटेंट के अंदर, वी आर मेकिंग श्योर कि यू डोंट हैव टू रेफर टू 10 डिफरेंट सोर्सेज. वी हैव डन दैट वर्क फॉर यू. वी हैव डिस्टिल्ड, हमने निचोड़ ली है सारी इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ मल्टीपल सोर्सेज. सो ऑल यू हैव टू डू इज focus on our lectures, focus on our PDFs, and regularly update yourself with current affairs and editorials. That is all that is required of you, right? सारे sources जो हैं, जितनी भी books हैं, जितने scholars आपको चाहिए होंगे, everything has been mentioned in the PDFs itself, right? So very important कि आप इन चीज़ों के बारे में आपको पता हो. Now very quickly 2 अगस्त से जो है शुरू हो जाएंगी आपकी ओरिएंटेशन क्लासेस, जहाँ पे हम आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे कि फॉर एग्जाम्पल आपने किस तरह से सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, ठीक है? क्या कोई बेसिक टेक्स्ट हैं जो कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है? देन वेरी इंपॉर्टेंटली एडिटोरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर PSIR. तो एडिटोरियल्स को कैसे अप्रोच करना होता है, कैसे पढ़ना होता है, हाउ टू गो थ्रू देम, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन ओरिएंटेशन क्लासेस. तो वेरी क्विकली मैं आपको जल्दी से एक शेड्यूल भी दिखा दूं. अब ये हमारे बैच 4 का शेड्यूल है, जैसे कि आप देख सकते हैं. ओरिएंटेशन क्लासेस जो हैं 2 to 6 अगस्त जो हैं कराई जाएंगी. उसके बाद आपकी 9 अगस्त ऑनवर्ड्स जो हैं क्लासेस शुरू हो जाएंगी. तो आप ये वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं. आपको डिटेल्स जो हैं यहाँ पे पूरी मिल जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और ये कब कब कवर कराए जाएंगे, राइट? एंड आप देख सकते हैं HLT की डेट्स जो हैं यहाँ पे दी गई हैं, राइट? इसके जो है पूरा ये देखिए, आप पेपर 2 अब शुरू हो गया है, पेपर 2 का सेक्शन है, उसके टॉपिक्स अलॉन्ग विद डेट्स जो कि मेंशन किए गए हैं, राइट? पेपर 2 का सेक्शन B एंड पूरा लिस्ट ऑफ शेड्यूल. 12 जनवरी 2022 को जो है आपका पूरा कंटेंट जो है खत्म हो जाएगा. उसके बाद आपका 4th HLT एंड 2 फुल लेंथ टेस्ट जो हैं ये कराए जाएंगे. साथ ही में आपको ऑप्शन भी देते हैं कि समटाइम्स students want to get these FLTs done post prelims, right? अगर that is something that you want, तो that is also something that we can get done for you. ठीक है? तो ये जो है एक शेड्यूल है, डिटेल्ड शेड्यूल है. We will actually also be coming up with a detailed video जो कि सिर्फ कोर्स की डिस्कशन करेगी later on, right? So we will not spend any more time on it and we will get to the question पहले. राइट, जस्ट एज वी मूव टू द क्वेश्चन, टू लेट यू नो कि आपको अगर डिटेल्स चाहिए आप हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पे जा सकते हैं या फिर हमें एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं at sleepy.classes@gmail.com, राइट? इसके अलावा देयर इज ऑल्सो अ टोल फ्री नंबर, राइट? आप इस पे भी कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. पॉलिटिकल साइंस के अलावा हमारा PCM प्री का मेंस का जो GS बैच है उसका भी बैच 4 लॉन्च हो गया है. इसका शेड्यूल भी जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, एज वेल एज सोशियोलॉजी ऑप्शनल का भी बैच 4 शुरू हो गया है विद इट शेड्यूल ऑन द वेबसाइट. एंड लास्टली हमारे एसए का बैच 4 भी जो है ये शुरू हो गया है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू टुडेज क्वेश्चन. आज का हमारा क्वेश्चन हमें कहता है, नाउ दिस इज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डिस्कस सत्याग्रह एज अ स्ट्रैटेजी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको सत्याग्रह को एज अ स्ट्रैटेजी किस तरह से यूज की गई, क्या इसके रेपरकशंस थे, क्या इसकी इंपॉर्टेंस थी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट. अब स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए ऐसे आंसर का? कभी भी जब आप क्वेश्चन को देखते हैं, चाहे वो टेस्ट में हो या वो UPSC एग्जाम में हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? दैट टेक सम टाइम, राइट? टेक 20 seconds, take 30 seconds and go through the question. Why? Because you have to understand कि आखिरकार क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. And this is very important. It is required. Why? Because UPSC में you have a word limit, you have a fixed space, you have a fixed word limit, you have fixed time जिसके अंदर आपने आंसर अटेम्प्ट करना है, right? And if you end up beating around the bush, not hitting the nail on its head, but just not understanding this question and इधर उधर की बातें आप लिखी जा रहे हैं, the examiner is also going to get irritated and you will end up getting very below average marks. Right now, what do you have to do to always end up getting good marks is,
फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या मुझसे मांग रहा है, क्या मैंने अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमने सत्याग्रह को एज अ स्ट्रैटेजी डिस्कस करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसके किस तरह से जो है अब हो सकते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले ऑब्वियसली वी विल हैव टू टॉक अबाउट कि आखिरकार हु इज सत्याग्रह एसोसिएटेड विद, कि किसने हमें ये सत्याग्रह का एक टूल जो था, एक स्ट्रैटेजी जो थी, एक वेपन जो था फॉर द इंडियन नेशनल मूवमेंट वो प्रोवाइड किया। Now we know this, right? We know Gandhi provided it. So introduction के अंदर जो है firstly we refer to Gandhi and plus we try to in brief words try to talk about कि सत्याग्रह का as a strategy क्या importance है in political thought as such, and कुछ scholars को आप quote कर सकते हैं into introducing the relevance of सत्याग्रह, कि सत्याग्रह को क्यों इतना इंपॉर्टेंस माना जा रहा है, बैक्ड बाय अ स्कॉलर। देन वी मूव टूवर्ड्स, इससे पहले कि आप डिस्कस कर सके कि सत्याग्रह किस तरह की एक स्ट्रैटेजी थी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, यू शुड नो व्हाट इज सत्याग्रह, है ना। You will only be able to talk about its importance and whether it was a good strategy for the Indian national movement or not if you know what satyagraha is. So the next part of the answer should be discussing कि आखिरकार सत्याग्रह होता क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, what are the things that compose the सत्याग्रह, ठीक है, कि सत्याग्रह के अंदर पार्ट्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सत्याग्रह के साथ एसोसिएटेड है, राइट। सो नाउ हु के बाद आपने क्या आंसर करना है, व्हाट का क्वेश्चन, दैट व्हाट इज सत्याग्रह, एंड देन वी मूव टूवर्ड्स द हाउस एंड द व्हाइज, the how and the why part of the questions which is the more analytical element, कि सत्याग्रह क्यों important थी, why was the सत्याग्रह as a strategy beneficial to the Indian national movement, or why or how was it critical to the Indian national movement, and बाकी alternatives से revolutionary struggle, extremism, political जो आपकी strategies थी उनसे ये कैसे better थी, ठीक है, ये उनसे कैसे ज़्यादा बेटर थी इन इंश्योरिंग कि इंडिया को जो है उसकी फ्रीडम मिलती है फ्रॉम इट्स ब्रिटिश कॉलोनियल मास्टर्स, राइट। तो आप देख लेंगे, तो ये 3 एलिमेंट डिस्कशन करने के बाद देन वी कम टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर आप एक छोटा सा क्रिटिकल एलिमेंट भी डाल सकते हैं, ये भी बात कर सकते हैं कि आज भी ये सत्याग्रह किस तरह से रेलिवेंट है, राइट। सो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ कंक्लूडिंग एन आंसर एंड आप इन ऑप्शंस में से चुन सकते हैं कि आपने इसको कैसे कंक्लूड करना है, कि सत्याग्रह की रेलिवेंस क्या है फॉर डेमोक्रेसी टुडे, इन द ग्लोबल अफेयर्स टुडे, या इसका एक क्रिटिकल असेसमेंट, इनमें से कुछ भी जो है आप इंक्लूड कर सकते हैं इन द कंक्लूजन टू रैप अप दिस इंटायर आंसर। तो जब आप ये चारों के चारों एलिमेंट्स जो है इंक्लूड कर देते हैं इन द आंसर, दैट इज व्हेन यू हैव अ गुड होलिस्टिक स्ट्रक्चर्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन, एंड दिस स्ट्रक्चर एटलीस्ट आपको एवरेज से अबव मार्क्स जो है जरूर देगा, डिपेंडिंग ऑन आप कितना अच्छा कंटेंट लिखते हैं, कितना ग्रामेटिकली करेक्ट लिखते हैं, कितने और उसमें एग्जाम्पल्स डाल पाते हैं, कोट्स डाल पाते हैं, स्कॉलर्स को डाल सकते हैं, राइट। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर को समझिए, मॉडल आंसर का कंटेंट जो है वो वेरी होता रहेगा, राइट। अब आप हर चीज़ तो रट्टा लगा के नहीं जा सकते, वट एवर मॉडल आंसर आई मे बी टेलिंग यू, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप जो है 1000 मॉडल आंसर बस रट के चले जाए, राइट। एंड 1000 रट के भी चले जाएं, उसके बाद भी यू आर श्योर कि क्या वही क्वेश्चंस आएंगे या शायद वही क्वेश्चन वो थोड़ा ट्विस्ट करके दे दें। सो द आर्ट ऑफ स्ट्रक्चर मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्वेश्चन पढ़ के मैं समझ जाऊं क्वेश्चन मांग क्या रहा है एंड उस अकॉर्डिंगली अपने आंसर को जो है स्ट्रक्चर करूं। सो अ वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर इज अ जॉब हाफ डन, राइट। उसके बाद आपने कंटेंट से उसको सजाना है, स्कॉलर्स एग्जाम्पल्स आर जस्ट एन आइसिंग ऑन द केक, राइट। सो दीज आर थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ लेट्स लुक एट द मॉडल आंसर वेरी क्विकली। अब ये जो मॉडल आंसर है थोड़ा डिटेल्ड मॉडल आंसर है, राइट। वैसे आई वुड वॉन्ट यू गाइज टू लिमिट योर सेल्फ टू 250 वर्ड्स, बट यहाँ पे फॉर योर सेक
क्योंकि आपको कंटेंट की ज़रूरत है। आप 500 वर्ड पढ़ोगे तभी 250 याद रखोगे, ठीक है, क्योंकि टेंडेंसी होती है ह्यूमन ब्रेन की कि हम पूरा याद नहीं रख पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है ये पूरा लिखना, मैं आपको ये भी बताती जाऊँगी ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिसको आप छोटा कर सकते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए ऑन द कंटेंट इन द मॉडल आंसर। नाउ सबसे पहले इन द इंट्रोडक्शन एज आई हैड सेड वी हैव टू टॉक अबाउट कि किसकी स्ट्रैटेजी है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। तो सत्याग्रह किसकी है? इट वॉज गांधी सुप्रीम कॉन्ट्रीब्यूशन टू व्हाट? पॉलिटिकल थॉट एंड प्रैक्टिस। सी व्हाट वी हैव डन, वी हैव ड्रॉप्ड अ जार्गन, इंपॉर्टेंट टर्म है ये, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस का मतलब क्या है सत्याग्रह का? कि यहाँ पे वो सिर्फ पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात नहीं कर रहे, प्लेटो के जैसे बड़े बड़े आइडियाज की बात नहीं कर रहे हैं, बट ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि किस तरह से वी कैन यूज सर्टन फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स in practice to ensure a political movement. So it's not only confined to political thought, but it is also something which can be practiced in real life, right? So now this is very important. Very importantly, now we talk about कि सत्याग्रह क्या था? एक moral political action है, right? It is backed by ethics, it is backed by morality. Why? Because याद होगा आपको, गांधी के लिए means भी उतने important है जितने ends important hai. So he is not Machiavellian that for the sake of ends you can sacrifice your means. No, for him means are also important and ends are also important, and that is why Satyagrah provides the perfect means for achieving a moral political end which was of freedom of स्वराज. So he says आपने स्वराज अटेन करना है, and ये स्वराज क्या, जैसे कि गांधी क्या बोलते हैं, ये स्वराज सिर्फ political स्वराज तक limited नहीं है, but it also talks about what? एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस, नोइंग व्हाट। यहाँ पे आप रूसो के साथ भी इनको इनफैक्ट कंपेयर कर सकते हैं। एंड दिस इज द ग्रेट थिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस। अगर आपको कोई और स्कॉलर नहीं समझ में आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपने एक पेपर के दूसरे कंपोनेंट की बात की है, वहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं। हमें पता है कि रूसो ने एक सेपरेशन की थी बिटवीन एक्चुअल विल एंड रियल विल, है ना। तो उसी तरह से गांधी ने भी बात की थी कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे बेसर इंस्टिंक्ट, बेस इंटरेस्ट क्या है एंड हमारे अच्छे इंटरेस्ट क्या है, पॉजिटिव कलेक्टिव गुड की तरफ ओरिएंटेड कौन से वो इंटरेस्ट है, एंड वी हैव टू वर्क ऑन दैट, एंड दैट इज व्हाट इज ट्रू स्वराज, जो कि सिर्फ पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं होता है, बट बिकम्स हेल्प्स अस बिकम बेटर इंडिविजुअल्स, हेल्प्स अस अटेन कलेक्टिव गुड एंड अ गुड सोशल फैब्रिक, जिससे हम सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं एंड कर पाए, रिजॉल्व कर पाए। अब बॉन्ड्यूरन इन हिज एनालिसिस ऑफ गांधी टॉक्स कि सत्याग्रह जो है इट इज मोर देन अ मेथड ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये सिर्फ कुछ एक पर्टिकुलर लीगल या पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस जो हैं, ये सिर्फ उनको रेजिस्ट करने का एक मेथड नहीं है, बल्कि इट इज मच मोर देन दैट. It is an instrument that brings about a positive change. It works towards inculcating certain beneficial interests, right? Making a person better, making a state better, making the society better, right? ये सब जो हैं are a goal for सत्याग्रह. Now we talk about सत्याग्रह as a concept कि आखिरकार सत्याग्रह है क्या after introducing it. अब हम सबसे पहले दे देते हैं एग्जाम्पल। हम कहते हैं इंडिया में गांधी लेड अ नंबर ऑफ ग्रुप सत्याग्रह मूवमेंट्स, राइट? अ नंबर ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट्स वर लेड बाय हिम. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वंस वर, in the beginning there was चंपारण, देन अहमदाबाद में वाईकॉम सत्याग्रह, बारदोली में सत्याग्रह, खेदा में सत्याग्रह, ये सब जो है सत्याग्रह के सारे मूवमेंट्स थे। अब सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? The term satyagrah basically means holding fast to truth or adherence to truth. इसके अंदर बेसिकली वो क्या कहते हैं कि सच की जीत होगी हमेशा, है ना। दीज आर थिंग्स दैट हम हिंदू रिलीजन में भी पढ़ते आए हैं, एंड गांधी वो समवन जिन्होंने बहुत ज़्यादा असिमिलेट किया था वेरियस रिलीजन से. ही रेड भगवद गीता, ही रेड सरमन ऑन द माउंट, तो क्रिश्चियनिटी से भी, इस्लाम से भी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उन्होंने इनग्रेन कर ली थी अपनी फिलॉसफी में. नाउ ही से सत्याग्रह एज द टर्म इट सेल्फ इज सिंग सत्य के लिए आंदोलन. वी आर स्टिकिंग टू ट्रूथ. And he tries to understand its meaning by differentiating it from brute force
or body force. He says this is truth force or soul force. So unlike extremists or revolutionaries who try to use physical violence or brute violence, or even the colonial masters who use this brute violence against India, जो ट्रूथ फोर्स है ये सोल से निकल के आती है. इट एमानेट्स फ्रॉम लव. It tries to bring a positive change in not just oneself, but even the person who's exploiting and oppressing us. Why? Because it is based on the belief that the other person knows no better. Now, to understand Satyagraha, we should know three of its components. अब according to Gandhi, तीन components क्या थे सत्याग्रह के? There was Satya, Ahimsa and Tapas. अब हम तीनों इन एलिमेंट्स को जो है वेरी क्विकली स्टडी कर लेते हैं. इन एलिमेंट्स को जो है आप दो लाइनों में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है बिकॉज मैंने आपको समझाना है. सो इवन इफ यू फिनिश इट इन 2 लाइन्स ईच इन द एग्जाम, इट विल बी मोर देन इनफ. अब सत्य क्या है? सत्य क्या है? ट्रूथ है. एंड गांधी सेज दिस इज डिराइव फ्रॉम वर्ब, इट इज डिराइव फ्रॉम सत. सत का मतलब क्या होता है? बीइंग, हमारी इंटायर बीइंग, हमारी सोल, हमारी एक तरह से our existence. And he says nothing exists in reality except what? Truth. Truth जो है सबसे इम्पोर्टेंस है एंड सत्याग्रह इसी ट्रूथ को जानने की एक कोशिश है. अब ये ट्रूथ किस तरह की होती है? अब गांधी कहते देखिए ट्रूथ तो जो है एब्सोल्यूट है. आप इसको कंपेयर कर सकते हैं विद, याद है प्लेटो का फॉर्म्स. फॉर्म्स आर परफेक्ट, they are everlasting and they are true, है ना. तो ट्रूथ भी फॉर गांधी उसी तरह से है जैसे प्लेटो के लिए फॉर्म्स या आइडियाज थे. इट इज एब्सोल्यूट, इट इज ट्रू, इट इज एवरलास्टिंग, राइट. ये एकदम परफेक्ट है. हाउएवर क्या लोगों की जो जानकारी है, जो नॉलेज है, क्या वो ट्रूथ है? नहीं. अगेन प्लेटो से कंपैरिजन. प्लेटो ने क्या बोला था? यू विल रिमेंबर द एलेगरी ऑफ केव, आपको याद होनी चाहिए. अगर नहीं याद है जाके लेसन देखिए उसके ऊपर, ठीक है. कि प्लेटो ने क्या बोला था कि लोगों की जो नॉलेज है वो बस केव पे एक आग जल रही है केव के पास एंड उसके ऊपर जो शैडोज बन रही है ना, दैट इज व्हाट दे कंसिडर इज टू बी ट्रूथ. बट एक्चुअल में क्या है? वो तो शैडोज हैं, वो एक्चुअल ट्रूथ थोड़ी है. एक्चुअल ट्रूथ तो तुम्हें तब पता लगेगी व्हेन यू आर आउट इन द सन एंड द सन इल्यूमिनेट्स एवरीथिंग अराउंड यू एंड देन व्हाट यू सी इज ट्रूथ और फॉर्म्स और आइडियाज. एंड उसी तरह से गांधी भी क्या बोलते हैं? दैट ट्रूथ एग्जिस्ट एंड दैट इज एब्सोल्यूट, दैट इज परफेक्ट. बट हमारी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस जो है वो पार्शियल है, वो रिलेटिव है. ठीक है. सिर्फ हमारे कॉन्टेक्स्ट, हमारे एक्सपीरियंस, हमारे सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ ट्रूथ है, बट दैट माइट बी डिफरेंट फॉर समवन एल्स, राइट. तो हमेशा वो क्या बोलते हैं, आप बुद्धिज्म से ये कंपेयर कर सकते हैं. बुद्धा भी ये बोलते थे द आइडिया ऑफ अ मल्टीफेसेटेड ट्रूथ, कि जो ट्रूथ है वो एब्सोल्यूट है बट वो मल्टीफेसेटेड है. तो हर इंसान को जो है सिर्फ उसका एक फैसेट या एक साइड पता है, राइट. जस्ट बिकॉज आई माइट थिंक आई एम राइट डज नॉट मेक द अदर पर्सन रॉन्ग. सिमिलरली जे.एस. मिल ने भी ये बोला था कि क्यों उन्होंने बोला था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उनका ये मानना था दैट ऑल ऑफ अस आर कमिंग फ्रॉम रिलेटिव और पार्शियल नॉलेज. सो टू गेन एब्सोल्यूट ट्रूथ जरूरी है हमारे पास कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, ताकि हर कोई अपनी एक्सपीरियंस की बात कर सके, ताकि इवेंचुअली हम एब्सोल्यूट ट्रूथ तक पहुंच सके. ठीक है. तो इसी तरह से जो सत्याग्रही है उनके अंदर रियलाइजेशन होती है दैट व्हाट आई नो might be true, but my oppressor, what that person thinks, might also in his eyes be true. Why? Because वो उनका एक्सपीरियंस है. अब सोशलाइजेशन हो गई होती है ना, क्योंकि एक तरह से हमें नहीं पता होता. इनफैक्ट आप खुद के घरों में भी देख सकते हैं, ऑफन पेरेंट्स जो हैं, बिकॉज इन द वे दैट दे आर रेड, बच्चों के दिमाग में भी आइडियाज़ डाल देते हैं वो, या फिर जिस तरह से हम न्यूज़ देखते हैं, टेलीविज़न पे चीज़ें देखते हैं, राइट. बहुत सारे लोग बात करते हैं कि कई बार न्यूज़ में, टीवी में, या इवन हमारे घर वालों के सामने से अरब पॉपुलेशन की इमेज जो है कैसे बनाई गई है, दैट दे आर वेरी कॉन्फ्लिक्ट प्रोन, हमेशा लड़ते रहते हैं, वेपन्स बेचते हैं, सो ऑन सो फोर्थ. हाउएवर व्हेन यू विजिट देम यू विल सी दैट
it's a very warm society, it's a very pleasant society, people are very polite. तो ये क्या होता है कि हमारी ट्रूथ जो है बहुत वन साइडेड है, एंड उसी तरह से शायद उनके दिमाग में भी इंडियंस को लेके कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस हो. तो हर किसी की ट्रूथ जो है उनके पर्टिकुलर सर्कमस्टांस, कॉन्टेक्स्ट, इन सब से निकल के आती है. एंड जो सत्याग्रही हैं उनको ये रियलाइजेशन है, एंड दैट इज वाई इंस्टेड ऑफ oppressing the other or instead of being violent against the other, वो क्या, वो ट्रूथ सीक कर रहे हैं. वो कह रहे हैं मैं भी तुमसे शांत तरीके से बात करूंगा, you also talk to me in a peaceful manner. Why? So that we can sit down and actually realize what the absolute truth is, and हमारे जो relative knowledge है हम उसको improve कर सके. And that takes us to the second element, which is अहिंसा. राइट, कि हम relative truths के basis पे basic conflicts कब resolve कर पाएंगे? By following a non-violence का path. Right? So let's talk, let's discuss, let's debate, right? And then arrive at a more absolute truth. And very importantly, this non-injury does not just mean physical non-injury, कि बस मैं आपको physically harm नहीं करूँगा. No, it is a multifaceted concept against. It also means psychological non-violence. कि हम ऐसे कहते हैं ना bullying. बुलिंग कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है. तो आज के कॉन्टेक्स्ट में भी मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ गांधी कैसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. हम बोलते हैं सोशल मीडिया ट्रोल्स, स्कूल में बुलिंग, बच्चों पे इम्पैक्ट, बच्चों को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा. क्यों? बिकॉज ये साइकोलॉजिकल बुलिंग है. वो फिजिकली आके आपको हार्म नहीं कर रहे, बट जो चीज़ें, मीन चीज़ें बोली जा रही हैं, दैट साइकोलॉजिकली इंजर्स यू. सिमिलरली ट्रूथ वायलेंस, कोई आपको कंटिन्यूसली बोलता रहे कि जो आप बोल रहे हैं वो गलत है, जो आप बोल रहे हैं वो गलत है. अगेन इट लिमिट्स योर थिंकिंग, इट लिमिट्स योर अंडरस्टैंडिंग. इकोनॉमिक वायलेंस, राइट, द रिच एक्सप्लॉइटिंग द पुअर. गरीबों के पास एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट ना होना, उनके पास एडिक्वेट वेजेस ना होना. कोविड-19 के टाइम पे हमने कितना देखा है, पुअर पीपल नॉट बीइंग एबल टू अफोर्ड टू सेंड पीपल टू hospitals, not being able to afford essential drugs, essential medicines as the COVID spread in your second wave, है ना. और क्या हुआ वहाँ पे सेकेंड वेव में, वो विलेजेस तक पहुँच गए जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी कि मेरे मेरे रिश्तेदार को या मेरे हस्बैंड को या मेरी वाइफ को हो क्या रहा है. ठीक है, तो इस तरह से हर फॉर्म ऑफ वायलेंस के ये अगेंस्ट है. नॉट जस्ट फिजिकल वायलेंस बट एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस, इंक्लूडिंग सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ऑल्सो, है ना. क्योंकि गांधी ने बोला था कि जहां पे पावर सेंट्रलाइज होगी, एक सेंट्रलाइज स्टेट भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ वायलेंट इंस्टीट्यूशन. थर्ड एलिमेंट जो है इस तपस. तपस का क्या मतलब होता है? सेल्फ सफरिंग. अब ये क्या वो बोलते हो, कहते हैं अगर आपने ट्रूली लविंग बनना है इवन टूवर्ड्स योर ऑप्रेसर, और आपने उनको ट्रूथ की पाथ पे लेके जाना है, इट विल ओनली स्टेम आउट ऑफ सेल्फ सफरिंग. सो यू हैव टू फर्स्ट ट्राई टू परसुएड देम. अगर वो परसुएड नहीं हो पाते, देन यू सेल्फ सफर, यू गो ऑन अ फास्ट अन टू डेथ, और यू डू एनी सच थिंग टू प्रूव टू देम कि जो मैं बोल रहा हूँ इट हैज मेरिट. एंड इन द एंड इफ इट स्टिल डज नॉट लीड टू एनी फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट, देन यू हैव द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस टू फॉलो अगेन. ठीक है, तो एक तरह से स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट है ये. तो इसीलिए वो कहते हैं कि सत्याग्रह इज नॉट समथिंग, इट इज नॉट अ वेपन ऑफ द कावर्ड्स और द वीक, बट इट इज द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ करेज, जहां पे अपने आप को सफर करवा के हम दूसरे इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं. नाउ व्हेन वीव टॉक्ड अबाउट सत्याग्रह, लेट्स मूव टुवर्ड्स why was satyagrah an important element of the national movement, right? Its analysis as a strategy in the Indian national movement. अब गांधी ने सत्याग्रह को यूज क्यों किया, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है. नाउ देयर वाज अ प्रैक्टिकल रीजन बिहाइंड इट. सबसे पहले प्रैक्टिकल रीजन क्या था? गांधी बोलते थे इंग्लिश इज स्प्लेंडिडली आर्म्ड, राइट. ब्रिटेन had led the European civilization and industrialization, and so they had huge weapons that India could never have, right. तो अगर हम फिजिकली उनके साथ compete करेंगे, combat करेंगे, इंस्टेंस था आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में. क्या हुआ? आपकी इंग्लिश विल एंड अप ओवरवेलमिंग यू. व्हाई? बिकॉज दे हैव अ ह्यूज आर्मी, दे हैव वेपन्स, दे हैव एयरक्राफ्ट, दे हैव दिस, दे हैव दैट, राइट. सो देयर इज अ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी दैट वी हैव. Now he comes to the next level. Now he says even if अगर हमारे पास प्रैक्टिकल डिफिकल्टी नहीं होती, राइट, जैसे कि बोस बोल रहे थे मैं जापानीज को ले आता हूँ, तुम्हारी तरफ लड़ लेंगे तुम्हारे लिए, है ना. नहीं, गांधी कहते नहीं, because it's not just about practical difficulty, but it is also about the moral issues of the civilizational consequences. अब गांधी क्या बोलते थे कि इंडिया एज अ सिविलाइजेशन ही नॉन वायलेंट है, इंडिया एज अ सिविलाइजेशन ही लव, चैरिटी, तपस के ऊपर बेस्ड है.
एंड सिविलाइजेशनल कॉन्सिक्वेंसेज हो गए इफ इंडिया अडॉप्ट्स द पाथ ऑफ वायलेंस. क्या? बिकॉज इफ वी एंड अप आर्मिंग इंडिया ऑन अ लार्ज स्केल वी आर यूरोपियनाइजिंग इट. तो एक तरह से ऑल द थिंग्स दैट आर रॉन्ग विद द यूरोपियन सिविलाइजेशन विच इज बेस्ड ऑन वायलेंट फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि लेबर को एक्सप्लॉयट करती है, विच इज बेस्ड ऑन वायलेंस, विच इज बेस्ड ऑन वेपन्स, हम उनके जैसे ही बन जाएंगे. राइट? सो द मोटिव इज नॉट टू बिकम मोर लाइक यूरोप but in fact the opposite, to teach Europe to become more like us. Right? And that is why he says that Satyagraha, based on the principles of Satya, Ahimsa and Tapas is what represents India's civilization and its values, and it is important to follow it to teach it to the rest of the world also. वेरी इंपॉर्टेंटली सत्याग्रह अब सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल ऑफ रेजिस्टेंस नहीं था, एंड सिर्फ इसलिए वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए जरूरी नहीं था, बट इसके और मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस थे. क्यों? सबसे पहले सत्याग्रह ने एक डिग्निटी फॉर हार्ड लेबर एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है इंस्टिल करने की कोशिश की. दैट इन, हमने बोला था ना मूवमेंट ट्रफ्स वेव्स में आती है. सो जब ये नीचे है तो यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे गांधी की और मूवमेंट्स चल रही थी. लेबर को एक तरह से ये दिखाने के लिए कि मेंटल लेबर इज नॉट बेटर देन फिजिकल लेबर. राइट? सर्वोदय की मूवमेंट्स, आपकी ट्रस्टीशिप को लेके बातें. ठीक है? तो ये हार्ड लेबर एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दैट कास्ट के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर इंडिया के अंदर बाइफर्केशंस नहीं होनी चाहिए. एंड दैट इज वाई सत्याग्रह इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? बिकॉज इंडियन सोसाइटी विच इज टॉर्न अपार्ट बाय कास्ट एंड क्रीड, एंड दैट इज वाई इट बिकेम ससेप्टेबल टू डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज ऑल्सो बाय द ब्रिटिश. तो अगर हमने ब्रिटिश को कॉम्बैट करना है, हमने सिर्फ उनको पोलिटिकली कॉम्बैट नहीं कर रहा है, बट उनके ऐसे जो आइडियाज थे ऑफ डिवाइड एंड रूल उनको भी कॉम्बैट करना है. सो सत्याग्रह यहाँ पे भी जो है इंपॉर्टेंट साबित हुआ. नेक्स्ट, गांधी की जो एम्फोसिस है और नॉन वायलेंस एंड egalitarianism which was reflected in satyagrah, it also helped India's national movement become a truly mass movement. So now it wasn't it wasn't limited to a particular community, it wasn't limited to a particular gender or a particular social or economic section of the population. So even the erstwhile marginalized sections of the population, चाहे वो women हो गए, minorities हो गए, socially backward communities हो गए, they ended up becoming a part of the freedom struggle, which ended up being very very important for India's national movement. लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली सत्याग्रह की इंपॉर्टेंस क्या थी फॉर द इंडियन नेशनल मूवमेंट? क्योंकि हमने एक सस्टेनेबल मूवमेंट बनानी थी. अब ऐसा तो है नहीं, अब एक्सट्रीमिस्ट या रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में क्या होता है, वो क्या रिलाई करते हैं कि से 100-200 revolutionary people who are ready to take up arms, who are ready to fight, ready to bomb, and that is what is needed. आपको जब मासेस के साथ कनेक्शन चाहिए तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी चाहिए जो मासेस के साथ इन टच रहे. एंड दिस इज व्हेन वी विटनेस a transformation of Indian National Congress also, wherein from just being a safety valve created by the British, it became a mass organizational structure, एक political organization जो कि हर front पे जो है मौजूद थी. And very importantly, it was able to sustain the movement, and post independence जब इंडिया एक vulnerable stage पे था, to provide लीडरशिप टू इंडिया इवन देन. तो सत्याग्रह ना ही सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए बट इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट साबित हुआ, बिकॉज इट एंडेड अप क्रिएटिंग दिस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑल्सो, जहां से लीडर्स निकल के आ रहे थे. नेक्स्ट, जब लो फेजेस थे इन द मूवमेंट, वहां के लिए भी हमने सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है क्रिएट कर दी इन द फॉर्म ऑफ आश्रम्स, जहां पे उनके जो सोशल एक्सपेरिमेंट्स एट क्रिएटिंग इक्वालिटी थे वो कराए जाते थे. राइट? तो इस तरह से हम देखते हैं कि सत्याग्रह एज अ स्ट्रैटेजी ऑफ नेशनल मूवमेंट कितनी इंपॉर्टेंट साबित हुई, कितनी ज्यादा फ्रूटफुल साबित हुई. नाउ वी कंक्लूड द कंक्लूडिंग पार्ट. अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल ऑफ क्रिटिसिज्म दिया है कि ऑफन सत्याग्रह वाज सीन एज बीइंग टाइम टेकिंग, बहुत टाइम लगा देता था. राइट? पता नहीं कब तक, कितनी देर तक हम वेयर आउट करें यूरोपियंस को, ब्रिटिश को. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली वो कहते हैं कि आपके ही सत्याग्रहीज वर लेड बाय एलीट पीपल लाइक जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल. ठीक है? तो आपके वो तो एलीट सेक्शन से आ रहे थे, तो मास तो जो है पीछे बैकग्राउंड में ही था. However, despite this criticism, one cannot deny कितनी इंपॉर्टेंस थी सत्याग्रह की in creating foundations of a democracy. Why? Democracy is based on what? On listening to one another. Democracy का मेन आइडिया ही ये है
पार्लियामेंट का मेन आइडिया क्या, हम क्या बोलते हैं, पार्ले कहाँ से आता है, पार्लियामेंट, पार्ले, पार्ले का क्या मतलब होता है, टू टॉक टू वन अनदर, एंड वी कैन ओनली टॉक विद वन अनदर एंड लिसन टू वन अनदर इफ वी अंडरस्टैंड these elements of satyagrah कि जो मैं बोल रहा हूँ might be true, but what the other person is saying, I have to pay heed to that as well. Plus, आज के day and age में भी it provides a form of instrument for social and political protest. So not just to Mandela or to Martin Luther King Jr., but also today when we see the anti-corruption movement, when we see the Black Lives Matter, जब तक वो violent नहीं हुई थी, right? That was also based तब on सत्याग्रह. If we see today's India, से anti-CAA protest की हम बात कर सकते हैं, ठीक है, farmers movement जो है उनकी बात कर सकते हैं, right? They are all based on some of these Gandhian tactics, right? So इस बात पे जो है we can conclude the answer.